हेलो फ्रेंड्स, यूबिक्विटी या यूबीएनटी का रॉकेट M2 2.4 गीगाहर्ट्ज़ में ज़्यादा पावर के लिए अक्सर दोस्त इस्तेमाल करते हैं। ये एक वर्सटाइल या मल्टीपर्पज़ डिवाइस है जिससे आप 2.4 गीगाहर्ट्ज़ में तकरीबन हर किस्म के फंक्शन जैसे एक्सेस पॉइंट, स्टेशन या एपी रिपीटर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं हूं चाचा मैकेनिक और आज हम रॉकेट M2 की एक्सेस पॉइंट के तौर पर कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, रॉकेट M2 वेदर रेजिस्टेंट केसिंग के साथ एक आउटडोर डिवाइस है। इसकी बैक साइड पर इसकी माउंटिंग असेंबली है। माउंटिंग असेंबली के दो पोर्शन है। पहली इसके अंदर स्लॉट है जो कि पोल माउंटिंग के लिए इस्तेमाल होगी। इसको आप होज क्लैंप के साथ किसी भी पोल पर लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। माउंटिंग असेंबली का दूसरा हिस्सा इसके रनर्स हैं जो कि इसको सेक्टर, रॉकेट डिश या ओमनी एंटीना के साथ लगाने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। टॉप पर आपको दो मेल RPSMA जैक्स नजर आएंगे। ये जैक्स रॉकेट को एक्सटर्नल एंटीना के साथ कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फ्रंट पर आपको LED इंडिकेटर्स नजर आएंगे जिनमें पावर इंडिकेटर, लैन इंडिकेटर और वायरलेस कनेक्टिविटी इंडिकेटर है। इसके नीचे आपको एक स्लाइडिंग पैनल नजर आएगा जिसको बॉटम में लगे इस लॉक को प्रेस करके खोला जा सकता है। इस पैनल के अंदर आपको इसकी लेन पोर्ट मिलेगी जो कि इसको लेन के साथ कनेक्ट करने के लिए भी इस्तेमाल होती है और यही रॉकेट की पावर पोर्ट भी है। रॉकेट M2 या M5 या किसी भी यूबीएनटी डिवाइस को ऑपरेटिंग वोल्टेजेस इसी लैन पोर्ट से PoE यानी पावर ओवर ईथरनेट के जरिए मिलते हैं। इस पैनल में आपको दूसरी चीज रीसेट बटन नजर आएगा। किसी भी यूबीएनटी डिवाइस को रीसेट करने के लिए इसकी पावर ऑन करके इसके रीसेट बटन को 15 सेकंड तक दबाने से डिवाइस फैक्ट्री डिफॉल्ट रीसेट हो जाती है। इस बटन के अलावा आप इसको PoE के जरिए भी रीसेट कर सकते हैं। आपकी PoE में बिल्ट इन रीसेट बटन है जो कि इसकी बैक पर या साइड पर किसी होल की शक्ल में होगा। इन सब चीज़ों के अलावा आपको रॉकेट के बॉटम में ये दो होल नज़र आएंगे। ये इसकी मॉइस्चर डिप्लीटिंग के लिए है, यानी अगर किसी वजह से इसके अंदर पानी या नमी डेवलप होती है तो यहाँ से ड्रेन हो सकती है। रॉकेट को ऑन करने के लिए इसकी लैन पोर्ट को ईथरनेट केबल के साथ कनेक्ट करेंगे और दूसरे एंड को हम PoE अडॉप्टर में पावर ओवर ईथरनेट वाली पोर्ट से कनेक्ट करेंगे। केबल लगाने से पहले तसल्ली कर लें कि ये 8 स्ट्रैंड केबल है और इसकी तमाम की तमाम तारें लगी हुई हैं। मार्केट में बाज़ राउटर्स या मोडेम के साथ 2 पेयर केबल्स आती हैं जो कि PoE पर एप्लीकेबल नहीं है। इन केबल्स में 4, 5 और 7, 8 पिन्स खाली होती हैं और पावर ओवर ईथरनेट 4, 5 और 7, 8 पिन्स पर ही सप्लाई होती है। केबल PoE अडॉप्टर की PoE पोर्ट लगाने से रॉकेट ऑन नहीं होगा। रॉकेट ऑन उस वक्त होगा जब आप इसकी पावर केबल सॉकेट में लगाएंगे। हमारा रॉकेट ऑन हो गया। अभी हम इसको PC या लैपटॉप से एक्सेस करेंगे ताकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर सकें। यूबीएनटी डिवाइसेस पर लॉगिन करने के लिए आपको डिवाइस का IP एड्रेस मालूम होना चाहिए। डिफ़ॉल्ट IP एड्रेस 192.168.1.20 होता है, पर अगर आपकी डिवाइस पहले से कॉन्फ़िगर्ड है तो हो सकता है इसका एड्रेस कुछ और हो। डिवाइस के एड्रेस के बाद आप अपने सिस्टम की नेटवर्क सेटिंग में जाकर तसल्ली कर लें कि आपके सिस्टम का एड्रेस भी डिवाइस के एड्रेस वाले ग्रुप में ही है। आखिरी फील्ड डिफरेंट होना चाहिए वरना आपका IP कन्फ्लिक्ट होगा और आप डिवाइस को एक्सेस नहीं कर सकेंगे। जैसे कि डिफ़ॉल्ट IP एड्रेस 192.168.1.20 है तो हमें अपने सिस्टम का एड्रेस भी मैनुअली इसी ग्रुप में सेट करना होगा। IP एड्रेस सेट करने के बाद ब्राउज़र ओपन करेंगे और ब्राउज़र की एड्रेस बार में डिवाइस का एड्रेस टाइप करके डिवाइस को एक्सेस करेंगे। अगर आपको प्राइवेसी एरर आए तो इसको बाईपास करें। बाईपास होने के बाद आपको डिवाइस का UGI नजर आएगा जिसमें डिवाइस आपसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगी। यूबीएनटी डिवाइसेस का डिफ़ॉल्ट यूजर नेम UBNT और पासवर्ड भी UBNT ही होता है। अगर डिवाइस डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर है तो आप इसमें कंट्री और लैंग्वेज भी सेट करेंगे। कंट्री सिलेक्शन आपकी डिवाइस को इस मुल्क में वायरलेस के कवानीन के मुताबिक चलाने के लिए एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। ये सिलेक्शन बुनियादी तौर पर ट्रांसमिशन पावर और ऑपरेटिंग बैंड यानी सेट ऑफ फ्रिक्वेंसीज को सेट करती है, क्योंकि कुछ मुल्कों में ज़्यादा फ्रिक्वेंसीज या ज़्यादा पावर ट्रांसमिट करने की इजाज़त है और कुछ मुल्कों में कम। एग्रीमेंट को टिक करें और लॉगिन प्रेस करें। लॉगिन होने पर आप सबसे पहले डिवाइस का मेन टैब देखेंगे जिस पर डिवाइस की तकरीबन तमाम इंफॉर्मेशन आ रही होती है, जिसमें डिवाइस का मॉडल, फर्मवेयर, ऑपरेशन मोड, बैंड, CPU और मेमोरी यूजेज और परफॉर्मेंस वगैरह शामिल हैं।
मेन टैब के अलावा यहाँ UBNT, वायरलेस, नेटवर्क, एडवांस, सर्विसेज और सिस्टम टैब्स भी हैं। राइट अपर कॉर्नर में आपको टूल्स की ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलेगी जिसमें डिवाइस की सेटिंग के लिए मुख्तलिफ टूल्स मौजूद हैं। ये टूल्स आप मुख्तलिफ टेस्ट जैसे कि लिंक स्पीड, एंटीना अलाइनमेंट या साइट सर्विस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हर टैब में आपको काफ़ी सारी सेटिंग्स नजर आएंगी। मैं हर सेटिंग और इसके इफेक्ट्स को साथ साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, जिसकी वजह से हो सकता है वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो जाए। अगर आप थोड़ी जल्दी में हैं तो मेरी एक्सेस पॉइंट की क्विक कॉन्फ़िगर की वीडियो चेक कर लें, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। डिवाइस को एक्सेस पॉइंट कॉन्फ़िगर करने से पहले इसकी फर्मवेयर वर्जन चेक कर लें। अगर तो फर्मवेयर लेटेस्ट है तो ठीक, पर अगर आउटडेटेड है तो इसे अपडेट कर लें ताकि आपकी डिवाइस लेटेस्ट स्टैंडर्ड्स पर ऑपरेटेबल हो। अगर आपकी डिवाइस को इंटरनेट एक्सेस है तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट चेक करेगी और अपडेट का ऑप्शन प्रॉम्प्ट होगा, पर अगर आपकी डिवाइस इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं तो ये काम आपको मैनुअल करना पड़ेगा। डिवाइस की इंस्टॉल्ड वर्जन आप मेन टैब में मिल जाएगी। मेरी डिवाइस की वर्जन 6.1.3 है। लेटेस्ट अवेलेबल वर्जन आपको ubnt.com/download से मिल सकती है। आप यहां से हर किस्म की UBNT डिवाइसेस की लेटेस्ट या पास्ट फर्मवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ रॉकेट M2 की फर्मवेयर वर्जन 6.1.8 मौजूद है, जो कि हमारी करंट वर्जन से अप है, इसलिए हम इसे डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद आप डिवाइस की UGI में सिस्टम टैब में आए। यहाँ सबसे ऊपर इसका फर्मवेयर सेक्शन है। डाउनलोडेड फर्मवेयर डिवाइस पर अपलोड करने के लिए ब्राउज करें और इसको डाउनलोडेड फर्मवेयर की लोकेशन पॉइंट कर दें। फर्मवेयर कुछ सेकंड में अपलोड हो जाएगा। इसको अपग्रेड करें। अपग्रेड होते हुए डिवाइस की पावर का खास ख्याल रखें। अगर इस दौरान डिवाइस किसी वजह से भी ऑफ हुई तो आपकी डिवाइस करप्ट हो सकती है, जिसकी रिकवरी मुश्किल या नामुमकिन भी हो सकती है। अपग्रेड होने के बाद डिवाइस रीस्टार्ट होगी। दोबारा लॉगिन होकर आप इसके वायरलेस या सिस्टम टैब में इसकी फर्मवेयर वर्जन की अपग्रेडेशन चेक कर सकते हैं। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम सबसे पहले वायरलेस टैब में आएंगे। सबसे पहले इसका वायरलेस मोड एक्सेस पॉइंट करेंगे। इसके अलावा यहाँ आपको स्टेशन यानी रिसीवर और AP रिपीटर मोड नजर आएंगे। AP रिपीटर मोड किसी दूसरे एक्सेस पॉइंट के सिग्नल बूस्ट करने के लिए यूज होता है। वायरलेस मोड के नीचे आपको WDS नजर आएगा। WDS स्टैंड्स फॉर वायरलेस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अगर आपने इस डिवाइस के साथ वायरलेसली दूसरी डिवाइसेस कनेक्ट करनी है, जिनसे आपने फर्दर मल्टीपल डिवाइसेस या यूजर्स को कनेक्ट करवाना है, तो आप इसको ज़रूर ऑन करेंगे। पर अगर आपने इस रॉकेट को सिंगल डिवाइसेस सर्व करने के लिए इस्तेमाल करना है तो इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं, पर अगर ऑन कर भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं। इसके नीचे आपको SSID यानी सर्विस सेट आइडेंटिफायर नज़र आएगा। यहाँ आप डिवाइस के आउटपुट सिग्नल्स का अपनी पसंद का आइडेंटिफायर डालेंगे और मैं अपनी पसंद का। इसके नीचे कंट्री और IEEE मोड के फिक्स फील्ड्स हैं, जो कि डिवाइस के फिक्स्ड ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। चैनल विड्थ से मुराद एक्सेस पॉइंट की फ्रिक्वेंसी रेंज या सिलेक्शन है। एक्सेस पॉइंट के रेडियो की लोएस्ट और हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी की दरमियानी फ्रिक्वेंसीज इसकी चैनल विड्थ होती हैं। यानी अगर आप अपने रॉकेट का चैनल 6 सेलेक्ट करते हैं जिसकी फ्रिक्वेंसी 2437 मेगाहर्ट्ज़ है और आप इसकी चैनल विड्थ 20 मेगाहर्ट्ज़ सेलेक्ट करते हैं तो आपका रॉकेट 2427 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 2447 मेगाहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसीज पर ट्रांसमिट और रिसीव करेगा। 2427 और 2447 में 20 मेगाहर्ट्ज़ का डिफरेंस है और यही इसकी चैनल विड्थ है। अब अगर यही 2437 मेगाहर्ट्ज़ की मेन फ्रिक्वेंसी पर इसकी चैनल विड्थ 40 मेगाहर्ट्ज़ सेलेक्ट करेंगे तो ये 2417 से लेकर 2457 मेगाहर्ट्ज़ यानी 40 मेगाहर्ट्ज़ तक की फ्रिक्वेंसीज इस्तेमाल करेगा। अगर आपने एक ही पॉइंट यानी किसी टावर वगैरह पर सेम फ्रिक्वेंसी बैंड सपोज 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पर मल्टीपल एक्सेस पॉइंट जैसा कि सेक्टर वगैरह लगाने हैं तो आपके लिए चैनल विड्थ को समझना और इसको ठीक से इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सेम बैंड में ऑपरेट करते हुए अगर ओवरलैपिंग का इशू पैदा हो गया तो आपके एक्सेस पॉइंट में एक दूसरे की इंटरफेरेंस होगी और वो एक दूसरे की बात सुनना शुरू कर देंगे और इससे आपकी हॉटस्पॉट की एफिशिएंसी बुरी तरह मुतासर होगी। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप हर एक्सेस पॉइंट की चैनल विड्थ ऐसे एडजस्ट करें कि साथ वाले एक्सेस पॉइंट की फ्रिक्वेंसी से बिल्कुल अलग हो। अगर आपने 360 डिग्री कवरेज के लिए 120 डिग्री सेक्टर एंटीना के साथ 3 रॉकेट लगाने हैं तो 20 मेगाहर्ट्ज़ चैनल विड्थ के साथ चैनल 1, चैनल 6 और चैनल 11 बेहतरीन ऑप्शन है। इन चैनल्स पर आप देख सकते हैं कि 20 मेगा चैनल विड्थ के साथ ये तीनों अलग अलग फ्रिक्वेंसी पर ऑपरेट करेंगे और इनकी एफिशिएंसी काफ़ी बेहतर होगी।
कोलोकेटेड रेडियोज़ की इंटरफेरेंस को रेडिकेट करने के लिए आप रेडियोज़ के दरमियान डिफ्लेक्टर्स भी यूज़ कर सकते हैं। डिफ्लेक्टर्स एक रेडियो के ट्रांसमिशन को दूसरे रेडियो तक जाने से रोकते हैं, जिससे रेडियोज़ की रिसेप्शन बेहतर होती है। चैनल विड्थ की बात हो रही थी, तो चैनल विड्थ जितनी ज़्यादा होगी आपके लिंक की डाटा ट्रांसफ़र कैपेसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, और चैनल विड्थ जितनी कम होगी डाटा ट्रांसफ़र कैपेसिटी उतनी ही कम। अगर आपने इस रॉकेट M2 को मोबाइल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करना है तो आप चैनल विड्थ को 20 मेगाहर्ट्ज़ से ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि अक्सर मोबाइल डिवाइसेस 20 मेगाहर्ट्ज़ चैनल विड्थ सपोर्टेड होते हैं। और अगर आप रॉकेट की चैनल विड्थ 20 से ज़्यादा रखेंगे तो कुछ डिवाइसेस तो कनेक्ट हो जाएंगी पर अक्सर नहीं हो सकेंगी। इससे नीचे आप रॉकेट M2 की फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं। किसी भी एक्सेस पॉइंट की फ्रीक्वेंसी सेट करते वक्त ये ख्याल रखें कि इस फ्रीक्वेंसी पर इंटरफेरेंस कम से कम हो। साइट पर ऑपरेट होने वाली फ्रीक्वेंसीज को आप रॉकेट M2 के टूल्स में जाकर साइट सर्वे के जरिए चेक कर सकते हैं। ये टूल अपने रेडियो पर रिसीव होने वाले तमाम सिग्नल्स को लिस्ट करता है, जिससे आप अपने एक्सेस पॉइंट के लिए कोई सा भी खाली या कम इंटरफेरेंस वाला चैनल सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई ऐसा चैनल सेट करें जिस पर एक्सेस पॉइंट को ज़्यादा सिग्नल रिसीव हो रहे हैं तो ये एक्सेस पॉइंट की रिसेप्शन को मुतासर करेगा, क्योंकि एक्सेस पॉइंट ने इसी फ्रीक्वेंसी पर ही रिसीव करना है। और अगर किसी नेबरिंग डिवाइस के सिग्नल्स एक्सेस पॉइंट के एक्चुअल स्टेशन के सिग्नल से ज़्यादा होंगे तो वो अपने स्टेशन के सिग्नल्स को नहीं समझ सकेगा, और अगर समझ नहीं सकेगा तो जाहिर है रिप्लाई भी नहीं कर सकेगा। इस तरह आपके एक्सेस पॉइंट का CCQ यानी क्लाइंट कनेक्शन क्वालिटी लेवल डाउन ही रहेगा। फ्रीक्वेंसी की ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपको ऑटो का ऑप्शन भी मिलेगा। अगर आप अपने रेडियो की फ्रीक्वेंसी ऑटो करते हैं तो पहली बात तो ये कि रॉकेट M2 अपनी फ्रीक्वेंसी खुद ही सिलेक्ट करेगा, और दूसरा ये इसके फ्रीक्वेंसी हॉपिंग फंक्शन को इनेबल कर देगा। मतलब अगर इसको अपनी फ्रीक्वेंसी पर कोई स्ट्रॉन्ग इंटरफेरेंस मिली तो ये ऑटोमेटिकली अपनी फ्रीक्वेंसी किसी ऐसे चैनल पर स्विच कर जाएगा जहाँ इंटरफेरेंस कम होगी। ये फंक्शन रेडियो नॉइज़ और वेरिएबल क्लाइंट्स वाली साइड के लिए तो ठीक हो सकता है, पर अगर आप इस डिवाइस को वायरलेस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का हिस्सा बनाने जा रहे हैं तो इसे अवॉइड करें, क्योंकि जब कभी ये फ्रीक्वेंसी तब्दील करेगा तो सारे क्लाइंट्स एक दफ़ा डिस्कनेक्ट होकर दोबारा नई फ्रीक्वेंसी पर कनेक्ट होंगे, और अगर कोई फिक्स स्टेशन इसकी फ्रीक्वेंसी हॉपिंग को फॉलो नहीं कर पाता तो वो डिस्कनेक्ट ही रहेगा, और हो सकता है कि आपको उसे रिमोट लोकेशन पर जाकर मैनुअल रिस्टार्ट करना पड़े। अभी यहाँ मेरे ख्याल से चैनल 1 ठीक रहेगा। अगर आप कुछ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज ही यूज़ करना चाहते हैं तो आप नीचे फ्रीक्वेंसी लिस्ट का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। ये लिस्ट ऑटो फ्रीक्वेंसी ऑप्शन पर भी ऐसे ही फंक्शन करेगी और डिवाइस सिलेक्टेड फ्रीक्वेंसी में ही ऑफ करेगी। लिस्ट को यहाँ से एडिट कर सकते हैं और इसमें आप फ्रीक्वेंसीज की सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके नीचे आपको कैलकुलेट EIRP का ऑप्शन नज़र आएगा। EIRP स्टैंड्स फॉर इफेक्टिव आइसोट्रोपिक रेडिएटेड पावर। ये आपके रेडियो और एंटीना के गेन और केबल लॉसेस का मजमूआ है। इन शॉर्ट ये डिवाइस की मैक्स ट्रांसमिटेड पावर है। रॉकेट M2 की डिफ़ॉल्ट सेटिंग में ये ऑप्शन टिक होता है, और इस टिक का मतलब है कि डिवाइस अपने ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट और क्लाइंट की रेंज और रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपने EIRP को एडजस्ट करेगी। ये एक तरह से डिवाइस का पावर सेविंग मोड है। डिवाइस रिक्वायरमेंट के मुताबिक मिनिमम पावर पर ऑपरेट करेगी। अगर आप EIRP को चेंज करना चाहें तो एडवांस टैब में जाकर इंस्टॉलर EIRP कंट्रोल को इनेबल कर दें। उसके बाद आप कैलकुलेट EIRP को डिसेबल कर सकते हैं और इसके नीचे मौजूद स्लाइडर से डिवाइस की पावर मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ आपको एंटीना सिलेक्शन बॉक्स भी नज़र आएगा, जिसमें आप वो एंटीना सिलेक्ट करें जो आप इस डिवाइस के साथ फिजिकली लगाने जा रहे हैं। मैं यहाँ 13 dBi ओमनी सिलेक्ट करूँगा। डाटा रेट मॉड्यूल को डिफ़ॉल्ट ही रखें। नीचे आपको मैक्स डाटा रेट की सिलेक्शन नज़र आएगी। इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपको 0 से लेकर 15 तक MCS यानी मॉड्यूलेशन एंड कोडिंग स्कीम्स नज़र आएंगी। हर स्कीम की स्ट्रीम्स, मॉड्यूलेशन टाइप, गार्ड इंटरवल और कोडिंग रेट मुख्तलिफ है, और यही फैक्टर्स इन स्कीम के मैक्स बिट रेट को सेट करते हैं। स्कीम जितनी ऊपर की होगी इसका मैक्स बिट रेट भी उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे आप देख सकते हैं कि MCS 0 का 6.5 मेगाबिट रिसीव और 7.2 ट्रांसमिट है, पर MCS 15 का 130 मेगाबिट रिसीव और 144.4 ट्रांसमिट है। अगर आपने इस डिवाइस के साथ मल्टीपल और डिफरेंट कैटेगरी डिवाइसेस कनेक्ट करनी है तो यहाँ आपको इस चीज़ का ख्याल रखना होगा कि आपकी मॉड्यूलेशन एंड कोडिंग स्कीम ऐसी ना हो कि आपके नेटवर्क में से कोई डिवाइस सपोर्ट ना करे। कोई भी वायरलेस डिवाइस अपनी मैक्स सपोर्ट से लोअर MCS पर तो ऑपरेट कर लेगी, पर कैपेसिटी से ज़्यादा MCS पर ऑपरेट नहीं कर पाएगी और कनेक्टिविटी या डिस्कनेक्शन प्रॉब्लम देगी। इसलिए आप अपने नेटवर्क की लोएस्ट डिवाइस को देखते हुए मॉड्यूलेशन एंड कोडिंग स्कीम सेट करें। मैं यहाँ MCS 7 सिलेक्ट करूँगा जो कि सिंगल चेन डिवाइसेस की मैक्स कैपेसिटी है, और अगर कहीं से कंप्लेंट आई तो स्कीम थोड़ी और लो कर दूंगा। वायरलेस टैब में सबसे आखिर में आपको वायरलेस सिक्योरिटी का सेक्शन मिलेगा। अगर तो आपकी डिवाइस के साथ कोई फायरवॉल सर्वर या एक्सेस कंट्रोल डिवाइस लगी हुई है तो शायद आपको इसकी ज़रूरत ना पड़े, पर अगर ऐसा नहीं है और आप इससे सिर्फ ऑथराइज क्लाइंट्स कनेक्ट करवाना चाहते हैं तो आप इस पर सिंपल सिक्योरिटी
जिसको वाईफाई पासवर्ड कहते हैं, लगा सकते हैं। और मैक ऑथेंटिकेशन से सिर्फ पसंदीदा क्लाइंट्स को कनेक्ट करवा सकते हैं या सिर्फ नापसंदीदा क्लाइंट्स को कनेक्ट होने से बाहर कर सकते हैं। इसके लिए आपको मैक ACL यानी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट को इनेबल करना होगा। पसंदीदा क्लाइंट्स को कनेक्ट करवाना है तो पॉलिसी को अलाउ करके इन क्लाइंट्स के मैक एड्रेस से ACL में ऐड कर दें, और अगर नापसंदीदा क्लाइंट्स को रोकना चाहें तो पॉलिसी को डिनाई करके इन क्लाइंट्स के एड्रेस ऐड कर दें। हमारी इस टैब की सेटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम नेटवर्क टैब पर आएंगे, पर दूसरे टैब को क्लिक करने से पहले नीचे चेंज बटन को प्रेस करना ना भूलें। चेंज प्रेस करने से ये सेटिंग सेव हो जाएंगी, अप्लाई नहीं होंगी। अप्लाई उस वक्त होंगी जब आप चेंज प्रेस करने के बाद टॉप पर जाहिर होने वाला अप्लाई बटन प्रेस करेंगे, और ये अप्लाई बटन हम सब ज़रूरी सेटिंग करने के बाद प्रेस करेंगे ताकि डिवाइस के बार बार रिबूट में टाइम ज़ाया ना हो। एक बात जहन में रखें कि अगर आप सेटिंग करने के बाद चेंज प्रेस किए बगैर किसी दूसरे टैब पर चले गए तो आपकी सेटिंग डिस्कार्ड हो जाएंगी और आपको ये दोबारा करनी पड़ेगी। तो चेंज प्रेस करने के बाद हम किसी दूसरे टैब पर जाएंगे। फर्स्ट टाइम में डिवाइस आपसे अपना न्यू पासवर्ड सेट करवाएगी। डिवाइस की सिक्योरिटी के लिए कोशिश करें कि पासवर्ड स्ट्रांग हो। इसके बाद हम नेटवर्क टैब पर आएंगे। नेटवर्क में सबसे पहले नेटवर्क मोड की सिलेक्शन है। ब्रिज मोड में हर क्लाइंट की ट्रैफिक या अकाउंट अलग रहेगा। राउटर मोड में तमाम क्लाइंट्स को एक ही अकाउंट से कनेक्टिविटी मिलेगी, और अगर आपने डिवाइस के लेन और वैन को 2 डिफरेंट नेटवर्क्स पर कॉन्फ़िगर करना है तो इसको सोहो राउटर कॉन्फ़िगर करेंगे। इसकी एप्लीकेशन हम आइंदा किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन मोड सिंपल रखें और नेटवर्क सेटिंग में आ जाएं। इसमें आपको मेनली 2 ऑप्शन नज़र आएंगे। पहला डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, जिसको शॉर्ट में DHCP कहते हैं। अगर आप DHCP सिलेक्ट कर लें तो डिवाइस नेटवर्क की सेटिंग खुद ही एक्वायर कर लेगी और आपको खुद से सेटिंग नहीं करनी पड़ेगी। DHCP में IP एड्रेस वेरिएबल होते हैं, और अगर आपको दोबारा डिवाइस को एक्सेस करना पड़े तो आपको इसका IP एड्रेस ढूंढना पड़ेगा, जिसमें बाज़-औक़ात काफ़ी मुश्किल हो सकती है। दूसरा ऑप्शन स्टैटिक का है, जिसमें आप अपनी मर्ज़ी का IP एड्रेसेस सेट कर सकते हैं, और ये एड्रेस स्टैटिक होंगे, यानी अगर आप इसको खुद चेंज ना करें तो डिवाइस इन्हीं सेटिंग्स पर ऑपरेट करती रहेगी। मैं स्टैटिक सेलेक्ट करूँगा और इसको अपनी मर्ज़ी का एड्रेस दूँगा। अगर आपने इस डिवाइस को नेटवर्क में इंटीग्रेट करना है तो एड्रेस सेट करते हुए ये ख्याल रखें कि एड्रेस आपके नेटवर्क में यूनिक हो और कोई दूसरी डिवाइस इस एड्रेस पर ना हो, वरना दोनों डिवाइसेस लूप जनरेट करेंगी और ठीक फंक्शन नहीं करेंगी। अगर आपने डिवाइस या स्विच मैनेजमेंट के लिए अलग VLAN सेट करनी है तो मैनेजमेंट VLAN को ऑन करेंगे। अगर आपने डिवाइस पर मल्टीपल नेटवर्क्स की एक्सेस अवेलेबल रखनी है तो ऑटो IP अलियासिंग को ऑन करेंगे, और अगर आपने अपने नेटवर्क पर लूप्स को अवॉइड करना है तो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल यानी STP को ऑन कर देंगे। चेंज बटन प्रेस करें ताकि सेटिंग सेव हो जाए और एडवांस टैब में आ जाएं। एडवांस टैब में सबसे पहले आपको RTS यानी रिक्वेस्ट टू सेंड नज़र आएगा। ये ट्रांसमिशन के पैकेट साइज़ को डिटरमाइन करता है, और अगर आपकी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं तो इसे 2346 पर यानी ऑफ ही रहने दें। एग्रीगेशन पैकेट्स और बिट की रेशो को एग्रीगेट करता है और इसको भी डिफ़ॉल्ट ही रहने दें। और अगर आप सिंगल ट्रांसमिशन को मल्टीपल क्लाइंट्स पर रिसीव नहीं कराना चाहते तो मल्टीकास्ट डाटा डिसेबल कर दें। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट ये इनेबल होता है। मल्टीकास्ट एनहेंसमेंट भी ऊपर वाले फंक्शन की एक्सटेंशन है और बाय डिफ़ॉल्ट ये भी इनेबल ही होता है। इसके नीचे आपको इंस्टॉलर EIRP कंट्रोल मिलेगा, जिसका मैंने वायरलेस टैब की सेटिंग में जिक्र किया था। अगर आप इसको इनेबल करें तो आप डिवाइस की इफेक्टिव आइसोट्रोपिक रेडिएटेड पावर, जिसको सिंपल भाषा में आउटपुट पावर कहते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। एक्स्ट्रा रिपोर्टिंग अगर इनेबल करेंगे तो क्लाइंट्स को ट्रांसमिशन में आपकी डिवाइस की इन्फॉर्मेशन शामिल होगी। अगर डिसेबल करेंगे तो एक्सेस पॉइंट क्लाइंट्स को अपने बारे में सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड करेगा। क्लाइंट आइसोलेशन एक तरह की सिक्योरिटी या फायरवॉल है। अगर आप इसको डिसेबल करेंगे तो वायरलेस से कनेक्टेड कोई क्लाइंट डिवाइस से हार्डवायर्ड डिवाइसेस को एक्सेस नहीं कर सकेगा, पर अगर बाद में आपने खुद वायरलेसली हार्डवायर्ड इक्विपमेंट को एक्सेस करना है तो इसको इनेबल कर दें। सेंसिटिविटी थ्रेशोल्ड डिवाइस के साथ कनेक्ट होने के लिए क्लाइंट सिग्नल की कम से कम लिमिट है। इससे कम सिग्नल के क्लाइंट को डिवाइस कनेक्ट नहीं करेगी, पर अगर कनेक्ट होने के बाद क्लाइंट के सिग्नल इससे कम हो जाए तो क्लाइंट कनेक्ट ही रहेगा। लैंड स्पीड को ऑटो पर रखें, चेंज प्रेस कर दें। अगर आपने इस डिवाइस को कनेक्टेड डिवाइसेस जैसे कि माइक्रोटेक या सिस्को में मॉनिटर करना है तो सर्विसेज टैब में जाएं और इसकी डिस्कवरी और CDP जो कि सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल का शॉर्ट है, दोनों को इनेबल कर दें। और अगर आपने मल्टीपल डिवाइसेस में से इस डिवाइस को अलग नाम देना है तो सिस्टम टैब में आप इसको अलग नाम दे सकते हैं। इसके नीचे रीसेट बटन का ऑप्शन है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल है। इसको डिसेबल करने की सूरत में आप डिवाइस या इसके PoE अडॉप्टर के रीसेट स्विच से रीसेट नहीं कर सकेंगे। डिवाइस सिर्फ UGI से ही रीसेट हो सकेगी और वो ही कर सकेगा जिसको इस डिवाइस का पासवर्ड पता होगा। चेंज प्रेस करें और UBNT टैब में आ जाएं। अगर आपने इस डिवाइस को सिर्फ UBNT या एयरमैक्स कैपेबल डिवाइस से ही कनेक्ट करना है तो आप एयरमैक्स को इनेबल कर दें।
पर अगर आपने इस रॉकेट M2 के साथ मल्टीपल डिवाइसेस जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स, टैब्स या वायरलेस राउटर्स कनेक्ट करने हैं तो एयरमैक्स डिसेबल कर दें। अगर एयरमैक्स इनेबल होगा तो UBNT के अलावा डिवाइसेस कनेक्ट नहीं होंगी, पर डिसेबल होने की सूरत में बाकी तमाम डिवाइसेस के साथ UBNT डिवाइसेस भी कनेक्ट होंगी। इसके नीचे एयर सेलेक्ट ऑटो फ्रीक्वेंसी की तरह UBNT का कस्टमाइज्ड फ्रीक्वेंसी हॉपिंग फंक्शन है और फ्रीक्वेंसी हॉपिंग के फ़ायदे और नुकसान मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मैं इसको ऑफ ही रखूँगा और चेंज प्रेस कर दूंगा। फ्रेंड्स, यहाँ हमारे रॉकेट M2 की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है। अब अप्लाई प्रेस करने से तमाम टैब्स पर की हुई सेटिंग्स अप्लाई हो जाएंगी और डिवाइस रीस्टार्ट होगी। रीस्टार्ट होने के बाद हम मेन टैब पर इसकी फ्रीक्वेंसी, चैनल वेट, ट्रांसमिटेड पावर, CPU और मेमोरी यूजेज वगैरह कंफर्म कर सकते हैं। यहाँ आपको डिवाइस कनेक्शंस और नॉइज़ फ्लोर की इन्फो भी मिलेगी। किसी भी रिसीवर का नॉइज़ फ्लोर इस डिवाइस के लिए सबसे वीक रीडेबल सिग्नल का लेवल है। इससे कम लेवल के सिग्नल को डिवाइस का रेडियो रिसीव तो करेगा, पर इस सिग्नल को वो नॉइज़ काउंट करेगा और इसे कोई लिफ्ट नहीं करवाएगा। इसके अलावा क्लाइंट कनेक्शन क्वालिटी या CCQ डिवाइस से ट्रांसमिटेड सिग्नल्स की क्लाइंट को एवरेज रिसेप्शन को शो करता है। CCQ जितना ज़्यादा होगा डिवाइस उतना स्मूथली फंक्शन करेगी और CCQ जितना कम होगा डिवाइस पर लोड बढ़ता जाएगा, क्योंकि डिवाइस को पैकेट्स क्लाइंट्स को रिसीव ना होने की वजह से बार बार ट्रांसमिट करने पड़ेंगे और ये डोमिनो इफेक्ट डिवाइस की लेटेंसी और डाटा ट्रांसफ़र को बुरे तरीके से डैमेज करता है। ऐसी कंडीशंस में आप अपनी डिवाइस की इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशन और साइट को रिकंसिडर करें और कोशिश करें कि आप कम से कम 70% से ऊपर का CCQ लेवल अचीव करें। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर ऐसा नहीं है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको किसी और वायरलेस डिवाइस या राउटर वगैरह की कॉन्फ़िगरेशन में डिफ़िकल्टी हो रही हो तो मुझे ज़रूर बताएं, शायद मैं आपकी हेल्प कर सकूं। चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाला बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपका और मेरा राब्ता रहे। अपना ख्याल रखिएगा।